संदेश है चल। नेशनल कैडेट कोर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हम शिक्षकीय जीवन में होते हैं किस तरीके से हमारी तैयारियां होती हैं, कैसे अनुशासन को, कैसे आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में लाते हैं। कुछ ऐसी ही तैयारियां एनएससीसी के ये जो कैंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितने पृथक ढंग से इसका संचालन हो रहा है। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनसीसी है क्या, और ख़ासतौर से जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, एनसीसी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और किन किन चीज़ों को लेकर एनसीसी काम करता है, कैसे भारत के जो युवा हैं उनको सुरक्षात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता है। सावधान। तो हमारे साथ एनसीसी के जो कैंप हैं, जो मुखिया है, वो सीओ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है बच्चों के बीच, और एनसीसी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। ये जो आज की जनरेशन है, अगर इसको देश में अनुशासन और जो एनसीसी का बेसिक नारा है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी यानी पूरे भारतवर्ष को जो युवा हैं वो आपस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के युवा दिल्ली इंडिया गेट के नीचे जब रिपब्लिक डे पे एकत्रित होते हैं तो वो देश की यूनिटी को उजागर करते हैं और डाइवर्स कल्चर को दिखाते हुए और डिसिप्लिन की मेन बुनियाद को अपने जहन में रखते हुए ये जो देश का यूथ है ये आने वाले समय में देश के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है। एनसीसी का मेन मोटो यही है कि देश का जो यूथ है वो एनकरेज हो, एम्पावर हो, इंटीग्रेट हो और इसी सारी सुरक्षा और समीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए देश के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालें। एनसीसी कैंप पे जो सुबह की शुरुआत होती है वो शुरुआत किस तरीके से होती है, देख सकते हैं किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं, जो एनसीसी के जो मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से तैयार होकर यहाँ पे जो सुबह की परेड होती है या सुबह की जो गतिविधियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं उसके लिए पूरी रेडी है। ये बात करते हैं कैसे होती है सुबह की शुरुआत, और ये जो टुकड़ी आपकी खड़ी हुई है ये क्या होती है और क्या शेड्यूल होता है। जय हिंद, मैं सीनियर अफसर अनुज सोनी। सुबह सबसे पहले हम लोग 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद 5 बजे तक तैयार हो जाते हैं। 5 बजे के बाद वर्दी तैयार करके सभी एसजी जूनियर्स को उठाते हैं। सभी का शेड्यूल बांट दिया गया है। ये जो पैनल खड़ा हुआ है, ये जो दल खड़ा हुआ है, इसका क्या मूल उद्देश्य होता है। हम एक एनसीसी, जय हिंद, मेरा नाम कैडेट उमा बी है। मैं एक आरडीसी की स्टूडेंट हूँ। हमें जब आरडीसी मिले थे, हम शुरुआती दौर पे बहुत घबराते थे, बहुत मुश्किलें आती थी हमें, लेकिन धीरे धीरे हमें हमारे उस्ताद ने हमें यूनिटी और डिसिप्लिन हमें सिखाया, जो कि हमारे जीवन में आगे भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम आएगा। हमारे सपनों को चुनने में, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, एक डिसिप्लिन में ढालने के लिए हमें बहुत तरीके से काम आएगा। बिल्कुल, तो ये वही युवा पीढ़ी है, ये वही विद्यार्थियों का दल है जो हो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करे, खुद की सुरक्षा की बात करे, उसके लिए जो नींव दी जाती है, जो शुरुआती दौर पर शुरुआत की जाती है, वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता है। सुविधाओं के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में हम कैसे अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, कैसे अपनी लड़ाई को लड़ सके। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे जो कृत्रिम छोटे छोटे जो टेंट है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे जो पूरा दल होता है वो रहता है। ये वही पीढ़ी है जिस पीढ़ी पर देश की सुरक्षा का दारोमदार होता है। ये वही पीढ़ी है जो तैयार हो रही है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो तमाम देश की सुरक्षा के लिहाजे से हो। तो किस तरीके से हम जब ज़मीनी स्तर पर या शुरुआती दौर पर हम जब तैयारी करते हैं तो ये वो एक पृष्ठभूमि होती है, ये वो नींव होती है और ये वो बीज होती है जहाँ से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना के साथ सुरक्षात्मक भावना, चाहे वो तमाम चीज़ें के हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात करते हैं बच्चों से कि किस तरीके से वो महसूस करते हैं पीटी के बाद, पीटी जब हम करते हैं और पीटी जब नहीं करते हैं, पीटी करने के बाद कैसा अनुभव होता है फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, हम अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं।
पीटी करने के बाद सारी बॉडी के मसल स्ट्रेच हो जाती है और किसी भी एक्टिविटी या किसी भी एक्सरसाइज के पहले पीटी बहुत ज़रूरी है। हम अगर सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे मसल्स एकदम बहुत कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं रहते। तो अगर पीटी नहीं करेंगे तो मसल में क्रैम्प्स आएंगे। और पीटी करने के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पीटी करने के बाद और स्ट्रेचिंग करने के बाद वो एक्सरसाइज और बेहतर होती है और परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। तो फिजिकल ट्रेनिंग में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? जो फिजिकल ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आइए, हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं जो बच्चों को सुबह से रेडी कराते हैं, सुबह से तैयारी कराते हैं। सर, पीटी का कितना महत्व होता है एनसीसी में? पीटी का सर बहुत महत्व है। पीटी कोई भी कैडेट को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पहले फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। फिजिकल फिट से उसकी मसल्स को, बॉडी को ग्रोथ होगी, जिससे वो एनसीसी की जो जितनी एक्टिविटियाँ होती हैं उनको करने में सहायता मिलती है। और हम डेली रूटीन उसको पीटी कराते हैं। सुबह 7 से 7:40 तक उनकी पीटी होती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड होता है। एनसीसी को लेकर के एनसीसी में क्या खास बात होती है और क्यों इसको ज्वाइन करना चाहिए? एनसीसी में खास बात ये होती है कि इसमें डिफेंस और अपने जो शरीर वो फिटनेस अच्छा होती है। और पीटी में सर शरीर पीटी करने से अपने आलसीपन नहीं रहता है शरीर में। बिल्कुल। तो किस तरीके से हम फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर चुस्त हों, दुरुस्त हों, तमाम इन चीज़ों को लेकर पीटी का यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग का अपना एक अलग महत्व होता है। देश के डिफेंस में, देश की सुरक्षा में महिलाओं का कितना योगदान होता है और भारत सरकार जिस तरीके से इस पर काम भी कर रही है, हमारे देश में भी कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, वो किस तरीके से तैयारियाँ करती हैं। आइए देखते हैं उनके अंदर क्या जुनून है, क्या जज्बा है, एनसीसी ज्वाइनिंग को लेकर क्या उद्देश्य थे। सर, मैं वैसे डिफेंस में जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हेल्थ जो इशू थे तो थोड़ी मतलब कि हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी। उस वजह से मैंने अपना जो एम था वो चेंज कर दिया था। लेकिन एनसीसी से मेरा एक ऐसा नाता हो गया है कि मेरा फ़िज़िकल था वो बहुत ही अच्छा हो गया है इसको मतलब कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। और बहुत अच्छा भी लगता है सर, अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि हम एनसीसी कैडेट्स हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो महिलाओं को इतना आगे किया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। कैसा समन्वय होता है एजुकेशन को भी, एनसीसी को भी, तमाम चीज़ में एक जो तारतम्यता होती है वो किस तरीके से सबको मैनेज करके एनसीसी को बेहतर करने की कोशिश की जाती है? जी सर, यहाँ जो होता है ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट और अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना है, वो हर एक चीज़ हम एनसीसी में आके सीखे हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। सुबह जैसे हम लोग को 5 बजे उठाया जाता है। हर एक काम में एक शिक्षक का, एक ट्रेनर की अहम भूमिका होती है। आपके ट्रेनर जो होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, कितना महत्व होता है आपके इन तमाम जो कार्यशैली है, जो गतिविधियां हैं? सर, उनके बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। सबसे पहले बात बताऊं तो हमारे लिए जो भी हैं हमारे ट्रेनर्स हैं, हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। हर एक चीज़ की, अनुशासन में कैसे रहना है और क्या बोलते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हर एक चीज़ वही बताते हैं करने के लिए। और हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स के टाइप से कोई है हमारा ध्यान रखने के लिए। ये बहुत अच्छा लगता है सर। तो विधिवत पाठ्यक्रम के साथ, विधिवत सिलेबस के साथ, विधिवत विषय के साथ जब बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो एनसीसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप देख सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर जिस तरीके से बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, साइबर की क्लासेस किस तरीके से ली जाती है, क्योंकि क्राइम के दृष्टिकोण से भी ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है? सर, यहाँ हम ये बता रहे हैं चूँकि मोबाइल जिस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, तो उस यूज़फुल को हम इस्तेमाल करने के में जो एहतियात बरतना चाहिए वो आज हमारे स्टूडेंट्स नहीं है। आज हर इंसान के पास मोबाइल है, उसका उपयोग तो कम है लेकिन सबसे ज़्यादा उसका दुरुपयोग सर हो रहा है। तो हमारा मेन जो टारगेट है वो बच्चों को इसके बारे में बताना है कि इस क्राइम को हम कैसे रोकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठगी के मामले आ रहे हैं इस समय सर मोबाइल से ही है। और जो आजकल हमारी स्मार्ट वॉच चली हैं ये भी इसमें एक कारक सिद्ध हो रही है। तो साइबर की जागरूकता को लेकर ये पाठशाला है और एनसीसी की पाठशाला है। आइए बच्चों से बात करते हैं, आज क्या पढ़ाई पढ़ी साइबर को लेकर और कितना जागरूक होने की ज़रूरत है, और एनसीसी का जो एक कैंप है उसके माध्यम से कितना जागरूक हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कितना महत्व है एनसीसी का ये जो साइबर की पाठशाला है? बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी जैसे साइबर क्राइम जो होता है वो इंटरनेट और डिजिटल के द्वारा होता है, और अभी क्या केस है कॉलेजों में जो जितने भी उसकी डिटेल थी सारी लीक हो गई थी, तो व्हाट्सएप वगैरह अधिकतर लोगों के
हैक हो गए थे और उसके कारण से बहुत सारे लोगों से पैसे वगैरह मांगे गए और फिर जिनके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी दे दिया। फिर बाद में उनको पता चला कि उनकी जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गए हैं। किसी भी अगर OTP वगैरह आए तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो एनसीसी में मैप का कितना महत्व होता है? जब हम किसी चीज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी टारगेट्स को प्राप्त करते हैं तो उसमें मैपिंग की कितनी भूमिका होती है? ये उसकी पाठशाला है, हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैप हमारे लिए उतना ही महत्व है जितना कि एक इंसान के लिए खाना भी ज़रूरी है। खाने के बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता और मैप के बगैर लड़ाई के मैदान में कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि हम मैप के दौरान ही हम चलते रहेंगे, दुश्मन के इलाके का पता करते रहेंगे, तो हम मैप के द्वारा, यदि हम मैप रीडिंग में माहिर हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। यदि हमारे को खुद को ये पता नहीं होगा कि हमारी डिग्री कौन सी, सबसे पहले मैप रीडिंग का क्या है कि हमारे को मैप सेट करना आना चाहिए। मैं अंडर ऑफिसर सौरभ कुमार साहू। आज जैसे कि मैप की क्लास चली, इसमें हमने जाना कि मैप की क्या भूमिका है। इसमें हमने जाना कि मैप, कंपास और स्केल के द्वारा हम किसी भी टारगेट को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैदान जंग में ज़रूरत पड़ती है मैप की, क्योंकि विदाउट मैप हम बिल्कुल। तो अपने टारगेट्स को, अपने निशाने को किस तरीके से, कितनी मुकम्मल अवस्था के साथ, व्यवस्था के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं? मैप एक ऐसी भूमिका होती है जहाँ पे वे स्थायी होते हुए दूर की चीज़ों को कैसे टारगेट करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एनसीसी का एक बेहतरीन क्लास जिसमें मैपिंग के बारे में और लक्ष्य के बारे में, और ख़ास तौर से हमें जहाँ पे वार करना है, जहाँ पे पहुँचना है, जो हमारा टारगेट्स होता है उसमें लक्ष्य का कितना महत्व होता है, उसमें मैपिंग की क्या भूमिका होती है। वेपन्स का, हथियार का कितना महत्व होता है लड़ाई में, लक्ष्य में, उद्देश्य में? बच्चों को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली कैसे तैयार करना है? आप देख सकते हैं ये विधिवत ट्रेनिंग यहाँ पे। तो ये वेपन्स के बारे में, हथियार के बारे में कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे कितना महत्व होता है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार होता है जिसके बल पर हम लक्ष्य को, अपने दुश्मन को भेद पाते हैं। हमारे साथ विकास जी हैं, बात करते हैं। सर, कैसी पाठशाला होती है वेपन्स के, किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है? सर, ये जो हम कैंप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, CITC कैंप, इसका जिसका नाम है कॉम्बाइंड एनिमल ट्रेनिंग कैंप, ये हम वार्षिक कैंप चलाते हैं। इसमें हम हर कैडेट को हथियार खोलना, जोड़ना, उसके बारे में, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है इंडियन आर्मी में, उसकी क्या योग्यता है, इसके बारे में सिखलाई देना है। कैंप को बखूबी चलाने के लिए हम हर कैडेट को इसको विस्तार से, इसके प्रैक्टिकल सब चीज़ करवा के देखते हैं, ताकि वो कैडेट इस चीज़ को करने में सक्षम है, कितना सक्षम है। और इसी बेस पर हम जो अच्छे बेस्ट कैडेट होते हैं उनका सिलेक्शन करके हम ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी दिल्ली तक भेजते हैं। मुझे लगता है कितना महत्व होता है जब हम बड़ी तैयारियों के लिए, खासतौर से चाहे आर्मी की बात करें, हम ये सब की बात करें, तो अगर ये क्लासेस जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो फिर उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कितना लाभ होता है इसका? सर, इसमें सर ऐसा है, जो एनसीसी का जो C सर्टिफिकेट का या B सर्टिफिकेट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें वेपन ट्रेनिंग का पूरा योगदान होता है। वो महत्वपूर्ण अंग है इंडियन आर्मी का। वेपन ट्रेनिंग करके तुमको बच्चा किसी भी आर्मी, BSF, CRPF, किसी भी उसमें जाता है तो उसको वेपन के बारे में इतना हैंडलिंग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। एनसीसी के दौरान जब उसने कैंप किए हैं, उसने ट्रेनिंग ली, अच्छी शिक्षा ली है, तो वो चीज़ को इंडियन आर्मी में या किसी भी फोर्सेस में जाता है तो उसको कहाँ से शुरुआत होती है और अंततः एनसीसी में किस किस तरीके से वेपन्स के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? सर, जो हम बच्चों से अभी हमने कभी फायरिंग करवाते हैं, वो .22 राइफल का फायर हम हर कैडेट से करवाते हैं, ताकि उसको फायरिंग करने का पता होना चाहिए, उसको फायरिंग पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार की पोजीशन से फायर किया जा सकता है। तो एक बच्चे को इतना माहिर होना चाहिए कि वो वेपन के बारे में, उसका खोलना जोड़ना, उसका टेक्निकल डाटा, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, ताकि वो किसी भी फोर्सेस में जाए तो उस चीज़ का उसको ज्ञान पहले से अध्ययन रहे। तो हमारे साथ स्वाति रजक है, उनसे बात करते हैं कि वेपन्स को लेकर, हथियार को लेकर कौन कौन सी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं। क्या नाम है आपका और कौन कौन सी ट्रेनिंग अभी तक प्राप्त कर चुकी हैं? मेरा नाम कैडेट स्वाति रजक है और मैं राइफल को फायर कर चुकी हूँ, और हम इसके पहले कभी भी फायरिंग नहीं किए थे। जब से हम एनसीसी में आए हैं तब से हमें राइफ़ल को देखा है,
फायर करने नहीं आया था। हमारे जितने भी पीआई स्टाफ सर हैं, एएनओ सर हैं, हमें बहुत सपोर्ट किए हैं और हमें बताएं कि अच्छा, कितना डर लगता था पहले राइफल्स को लेकर, क्योंकि जिस हाथ में खेलने की चीज़ें होती थी, अब गन आ जाए, बंदूक आ जाए, तो किस तरीके से मेंटली तैयारी कराते हैं टीचर्स? फर्स्ट टाइम जब किए तो लग रहा था अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब आए सर ने सिखाया, बताएं कि कैसे करना है, मतलब हर चीज़ बताएं, पकड़ने का तरीका, देखने का और सांस रोक कर। किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? एनसीसी का लेने का मूल उद्देश्य क्या था? मेरे को पुलिस में जाना है या फिर डिफेंस में, इसलिए मैंने एनसीसी लिया। तो हमारे साथ फर्स्ट ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 3 स्टार सर, किस तरीके से ये जो पूरा सेशन होता है बच्चों का, किस तरीके से शैक्षिक रूप से उनको शिक्षा दी जाती है? ये असल में भी हमारे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, तो मैं हायर सेकेंडरी लखौरा से हूँ, उसमें जीडी के बच्चे हैं जो भर्ती के लिए, इनरोलमेंट के लिए 9वीं और 10वीं के बच्चों को लिया जाता है। इसमें जो है, जैसे 9वीं में हमने इनरोलमेंट करते हैं तो इनके बच्चों का जो इनरोलमेंट होता है तो इनका मतलब हाइट देखी जाती है, इनका मतलब कोई बीमारी ना हो, और इनके साथ जो है हमारा हाथ पैर कोई फ्रैक्चर ना हो, ये सभी चीज़ें देख करके जो है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर इनका इनरोलमेंट फार्म वगैरह भरवाते हैं, फिर वो हम प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल से करवा करके यूनिट को भेजा जाता है। यूनिट के द्वारा हमारे सीओ साहब जो रहते हैं वो जो है उसको अनुमोदन कर देते हैं, तो वो हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। हम किस तरह से अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत का, एक दूसरे की संस्कृतियाँ क्या हैं। हम सब, कुछ बच्चे बाहर से भी हैं, पूरे भारतवर्ष से इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, और जो बड़े कॉलेजों में IGNTU में भारत के पूरे बच्चे लगभग सभी राज्यों से रहते हैं। उनकी एक दूसरे से कल्चर का भी वो होता है, सांस्कृतिक जो है बंटवारा भी होता है। कि जी हाँ, तो आपने एक शब्द शुरुआती तौर पर हमेशा सुनते हैं, सूबेदार। एक बड़ा पोस्ट होता है और पोस्ट के साथ जो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो कितना महत्व होता है। आज इस एनसीसी के कैंप में सूबेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से इस पूरी टीम को, पूरे दल को और 10 दिवसीय कार्यक्रम को किस तरीके से वो संभाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। किस तरीके से एनसीसी का जो कैंप है सर, 10 दिन का शेड्यूल क्या होता है, कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है और बच्चों के अंदर देशभक्ति, जज्बा, जुनून, सुरक्षा को किस तरीके से उनके अंदर लाने की कोशिश की जाती है? थैंक यू। पहले तो आपने इतना बढ़ा चढ़ा के हमारे बारे में जो बता दिया, उसके बाद ये जो कैंप चल रहा है CATC, ये हमारी 7MP इंडिपेंडेंट कंपनी शहडोल के अंदर, जो कि शहडोल डिवीज़न का पूरा जो भी हमारे स्कूल और कॉलेज हमारे अंडर में आते हैं, तो उनको इस 10 दिन के दौरान हम जो भी साल भर की प्रक्रियाएं इसकी ट्रेनिंग की, वो सब कुछ हम इसमें सिखाते हैं। और सुबह इनका शेड्यूल हम मॉर्निंग में 4 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। तो 4 बजे से हम इनको पहले तो बेटी देते हैं, फिर तैयार करते हैं कैडेट को। गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग जगह पे रहते हैं। फिर उसके बाद PT में लाते हैं इनको 6 बजे। कुछ को PT कराते हैं, कुछ को योगा कराते हैं। फिर उसके बाद अपना छोड़ते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। खेल का कितना महत्व होता है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो एक परीक्षार्थी के लिए हो या प्लेयर के लिए हो। खेल जिस तरीके से विद्यार्थी के अंदर, जो भी ट्रेनर होता है उसके अंदर किस तरीके से जोश, जज्बा, जुनून और देशभक्ति के साथ साथ उसके अंदर एक जो उत्साह की भावना प्रदर्शित करता है, उसमें खेल का कितना महत्व होता है। यही वजह है कि एनसीसी में खेल को कितनी प्राथमिकता दी जाती है। तमाम तरीके के जो खेल होते हैं उनको एनसीसी का जो एक कैंप होता है उसमें जो टीचर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित और दक्ष किया जाता है। मैं धीरेन्द्र सिंह पटेल, 3rd ऑफिसर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एज खेल अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ और अभी इस कैंप में एज ए ANO मैं अपने सेवाएं, जल्दी बात करते हैं। हाँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ मैंने बच्चों के विकास के लिए, जैसे एनसीसी क्या करता है, एनसीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग सारे पे, आर्म्स ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान देता है, लेकिन साथ साथ हमने खेलों को भी जोड़ा हुआ है। खेलों में विशेषकर क्या है, जो बच्चों में कंपटीशन स्पिरिट आती है, जो एक जज्बा आता है, जो जोश आता है, उसको हमने इसके थ्रू भरने का प्रयास किया है। इस कैंप में हमने उनको वॉलीबॉल और टग ऑफ वार जैसे कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, जिसमें बच्चों ने जोर शोर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
आज इनके फाइनल्स यहाँ होने हैं, है ना। 2 ग्रुप्स के फाइनल्स कल, एक जेडी का फाइनल कल हो गया है, 2 फाइनल्स आज होने हैं और टग ऑफ वार की प्रतियोगिताएं होनी हैं। इससे हमने ये पाते हैं कि बच्चे अपना सारा कुछ, मतलब सारा कुछ भूल के, सारी चीज़ों को भूल के जो अपनी एनर्जी है वो एक तरफ केंद्रित करने के प्रयास करते हैं। जो एक है एक्चुअली खेलों का महत्व भी यही है, एम भी ये है। खेलों के थ्रू हम क्या करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनमें आपसी समन्वय डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ उनमें आपसी भाईचारा भी आता है। वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक जगह केंद्रित करते हैं, उस बॉल के ऊपर या इस जीत के ऊपर वो केंद्रित करते हैं, और ये भावना हम उनमें भरने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे टेंट बनते हैं, छोटे छोटे कैंप बनते हैं सर, क्या क्या ये हम पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये हमारा क्वार्टर गार्ड है। क्वार्टर गार्ड जो आर्मी में होता है तो वो तो थोड़ी अलग टाइप से होता है, लेकिन ये क्वार्टर गार्ड हम एनसीसी जो बच्चे हैं हमारे कैडेट, तो इनको शुरुआती शिक्षा हम देते हैं क्वार्टर गार्ड कैसे होता है, ताकि ये आने वाले समय में आर्मी में जाएंगे और वहाँ चल के क्वार्टर गार्ड में क्या कैसे होता है, उसकी हम बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर गार्ड की देते हैं। जो यहाँ पे एक गार्ड होती है, जो कोई अगर अपना गेस्ट आता है उसको हम सलामी देते हैं और उसका वेलकम करते हैं, सम्मान उसको सलामी। तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में, घर के अभाव में किस तरीके से छोटे छोटे टेंट लगाकर खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ों को तैयार की जाती है। यहाँ पे लोगों का वेलकम होता है जब भी हमारे कोई अतिथि आते हैं। तो एनसीसी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अनुशासन, और अनुशासन के साथ साथ हम कैसे आगे की तैयारियाँ करें, कैसे अपने आप को मजबूत करें, मुकम्मल करें, वो तमाम शिक्षा, दीक्षा, अनुशासन और ज्ञान प्रदान करता है। तो एनसीसी का ये शस्त्र गृह है जहाँ पे राइफल्स होते हैं, जो हमारे वेपन्स होते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाता है, किस तरीके से उनको व्यवस्थित रखा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्वार्टर गार्ड बनाकर उनको व्यवस्थित, और ख़ास तौर से उनकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दल भी मौजूद होते हैं, लोग भी मौजूद होते हैं। तो यदि हमें दूर जाके लड़ाई लड़नी है, हमें दूर जाके लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कैसे वहाँ पे अपना आशियाना बनाना है, कैसे अपने वहाँ पे घर बनाने हैं, कैसे वहाँ पे जो तमाम दिनचर्या होती है उनको व्यवस्थित करनी है। आप देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा, पीछे का दृश्य कुछ इसी तरीके से तैयारियाँ। तो ये है वेपन फायरिंग रेंज, जहाँ पे बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को उनके जो टारगेट्स होते हैं, उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनको भेदने के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स को लेकर, हथियार को लेकर, जो बंदूक होते हैं, जो गोले होते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं जो तमाम जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उनको कैसे रेडी करना है, कैसे उनमें गोला बारूद डालना है, कैसे उनको तैयार करना है, वो तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ से दी जाती है। ये पूरा हिस्सा है, देखिए, जहाँ से ये पूरा फायरिंग रेंज का एक सुरक्षित एरिया होता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेनिंग शुदा बच्चे हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कैसे हथियार चलाना है, कैसे पोजीशन लेने हैं, उसकी तैयारी कराई जाती है वहाँ पे विधिवत ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए किस तरीके से यहाँ पे जो गन होते हैं, जो गोलियाँ होती हैं, वो टारगेट्स को कैसे छूती हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। क्या नाम है आपका? जय हिंद, कैडेट राजेंद्र गुप्ता। जी सर, हम यहाँ राइफल से करने आए शूटिंग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि यहाँ हम अभी से इतनी अच्छी तैयारी हो रही है जो कि देश के काम आ सकेगी ये चीज़। और अभी निशाने के काम कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? निशाना लगाते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है? कैसे चित्त को एकाग्र किया जाता है? हमें निशाना लगाने की और पूरी ध्यान, एकदम पूरी नज़रें उस गोल पे लगाना रहता है। और निशाना लगाने समय हमें सांस बंद करके और पूरी एक आंख बंद करके, लेफ्ट आंख बंद करके राइट आंख को खोल करके पूरे निशानों पे पूरी ध्यान दे करके, दोनों ये बैक साइड और फोर साइड को पूरी दोनों मिला करके ध्यान लगा के फायर। बिल्कुल। कैसी तैयारियां होती हैं, किस तरीके की तैयारियां कराई जाती हैं ट्रेनरों की तरफ से? सर जय हिंद सर, मैं सार्जेंट संजापल। सर बहुत अच्छे से तैयारियां कराई जाती हैं। सर पहले राइफ़ल जो है हमको पकड़ने से भी डर लगता है, लेकिन जब से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल हो गए हैं, अब बढ़िया कर सकते हैं। सर हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है यहाँ पे, एक गोली और एक दुश्मन। बिल्कुल, एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना
ख़ास तौर से जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आत्मरक्षा के साथ, आत्म सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार या मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी, उनसे बात करते हैं। कैसी तैयारियाँ होती हैं और क्या लक्ष्य होता है, कौन कौन सी तकलीफ़ें आती हैं और कैसा महसूस होता है? जय हिंद सर, मैं कैडेट प्रिया सिंह। सबसे पहले तो रेंज पे आने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है, और साथ में जैसे आपने पूछा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रेंज पे, तो सबसे पहले तो मजबूत शिस्त होनी चाहिए, आपकी दुरुस्त शिस्त होनी चाहिए और पकड़ मजबूत होनी चाहिए। राइफ़ल के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम बहुत कंफर्टेबल हो गए अभी हथियारों के साथ। स्टार्ट में जब स्टार्ट किया था तो सही बात है, जिन हाथों में खिलौने होते हैं और चूड़ियाँ होती हैं, उन हाथों में अचानक बंदूक आ जाए तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमारे ट्रेनर्स कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहते हैं पूरे टाइम, और हम ज़्यादातर टाइम रेंज पे रहते हैं अभी, और ओपन रेंज में फ़ायर करने का एक अलग नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। जब हम गन पकड़ते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में कैसा अनुभव महसूस होता है, और जब हम सुरक्षा के, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस टाइम कैसी कैसी भावनाएं आती हैं कि किस तरीके से गन का यूज़ होना चाहिए आते सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, कैसा लगता है? जय हिंद, आई करीना सरवारी। सर वो फायरिंग का ऐसा है कि जब हम फायरिंग करने आते हैं तो वो तो कॉन्फिडेंस होता है कि फ़ायरिंग करना है, क्योंकि मेन एनसीसी ही एक फ़र्स्ट प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये चीज़ सीख रहे हैं फायरिंग का, तो कॉन्फिडेंस रहता है। और जब फायरिंग करते हैं तो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि हाँ फायर कर रहे हैं। फायरिंग की पहली पाठशाला में कौन सी चीज़ें बताई गई आपको? सर फायरिंग में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेफ्टी, और किस किस मतलब तरीके से कैसे फ़ायर करना है, स्ट्रांगली पकड़ होनी चाहिए, नज़र स्ट्रेट होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन की अथॉरिटी, वो पूरी कार्यवाही की जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 25 मीटर यानी कि 5 राउंड में अपने उद्देश्य को लेना है, अपने टारगेट्स को प्राप्त करना है, तो एक गोली एक निशाना पर, ये खासतौर से ये जो बच्चे हैं हम देख सकते हैं पूरे गन के साथ, इन पूरी गोलियों के साथ, तो 25 गज का ये निशाना जिसको ये विद्यार्थियाँ, खासतौर से जो लेडी विद्यार्थियाँ हैं, जो स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं, वो लगा रही थी। उनसे बात करते हैं कौन सा निशाना कहाँ पर लगा, क्या टारगेट था, कहाँ तक पहुँची आप? सर मेरा टारगेट तो मेन पॉइंट था। सर मेरा मेन पॉइंट यहाँ था, बट मेरी 3 गोली यहाँ लगी है और 1 गोली यहाँ है, 1 गोली यहाँ है। क्या लगता है कि जब हम जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट होता है, वहाँ तक जो गोलियाँ पहुँचने में जो थोड़ी सी दिक्कत जाती है, नहीं पहुँच पाती, उनका कारण क्या होता है? और जो पहुँच जाती है, जब पकड़ होती है जो, वो मतलब बबल होता है, और धूप के कारण आँखों में वो रोशनी पड़ती है, इसलिए वो बबल हो जाती है और नज़र यहाँ वहाँ हो जाती है। और मेन पॉइंट होता है ग्रुपिंग का, तो ग्रुपिंग अगर हो रही है अच्छी तो वो फायरिंग बेस्ट होती है, बट बबल होती है राइफ़ल, तो उसकी वजह से जो निशाना होता है वो यहाँ वहाँ हो जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद, उनसे ही बात करते हैं। सर आप किस लिहाजे से देखते हैं इस टारगेट्स को, इस लक्ष्य को, जो कुछ भी कमियां रही या जो उपलब्धियां रही? इस टारगेट में सर इसने बहुत अच्छा फायर किया है। इसके 5 पॉइंट है, इसमें बिल्कुल सेंटर में लगी गोली, उसके नीचे टच एक ही है और एक ही गोली, 3 गोली बहुत अच्छे निशाने पे। दूसरी लिए लास्ट की गोलियाँ हैं जो इसकी ऊपर गई है, ये इसकी गलती के कारण हुआ है। कुछ धूप भी आई हुई सामने से, अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए इसकी आँखों में थोड़ा सा पानी वगैरह ये आया फायर से, धुआं लगा, इसलिए बबल्स के कारण या कुछ डबल टिप दिखाई देने के कारण इसलिए फायर ऊपर गया। कहाँ पे लगी आपकी गोली? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट फायरिंग है। अच्छा। इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। मैंने टारगेट अपना यहाँ बनाया था, बस थोड़ा सा धूप की रोशनी की वजह से और पोजीशन सही ना होने की वजह से। तो जो पहली बार गन हाथों में होता है, टारगेट भी दूर होता है, कैसे कैसे मन में ख्याल आते हैं? सर पहली बात तो हमको जो बंदूक की पकड़ है वो टाइट पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। उसका वेट जो होता है ऐसा लगता है कि मतलब पत्थर रख दिए हैं हाथ में, वेट को संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। एक ग्रुप फायर में क्या रहता है कि हमको टारगेट देखना होता है। गलती हमारी भी कुछ थी, हमने अभ्यास किया और चाहेंगे कि और आगे अच्छा हो। टारगेट में क्या रहता है कि टारगेट हमको इधर लगाना होता है, इधर पास इसके पॉइंट रहते हैं, इसके पॉइंट। तो ग्रुपिंग फायर में हमने टारगेट लगाया इधर, पर हवा के कारण जो बुलेट रहती, जब फायर करते टाइम हवा के कारण बुलेट मतलब लहरा जाती है। सर इसने थोड़ा सा सीस चेंज किया है इसमें, या तो सीस का है या फिर कुछ ये राइफ़ल में भी इश्यू है
क्योंकि ये आप देखोगे ये फायर है, इससे पहले वाला जो इससे पहले फायरर ने फायर किया है तो उसकी गोलियां भी यहाँ लगी है। तो इस चीज़ यहाँ से इसने यहाँ लिया है इस को, थोड़ा इधर लेना था तो ये गोलियां इधर आ जाती। लेकिन फायर अच्छा है, अगर फायरर ने एक जगह गोलियां कहीं भी टारगेट में काफ़ी दूर होता है, यहाँ की ये छोटी छोटी चीज़ें दिखती नहीं हैं, उसके बावजूद किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए बच्चों को? यहाँ पर सर है कि सबसे मेन है कि अपना शिस्त को चेंज ना करें। जहाँ पर एक जगह शिस्त लिया है वहीं पर इसको टारगेट पूरा फायर करना है, 5 का 5 राउंड। इसने अच्छा फायर किया, बिल्कुल अच्छा किया है। थोड़ा बहुत इसमें नया फायरर है, अभी इसको इतना समझ नहीं है। इनको जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आगे तो सीख जाएंगे। कहाँ तक पहुँची गोली, क्या था निशाना, कहाँ पे चूक हुआ, कहाँ पे उपलब्धि मिली? सर 25 का ये रेंज होता है प्रॉपर। अगर यहाँ पे गोली लगी है इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। वही सेम चीज़ कि अगर आपकी लाइनिंग पोजीशन सही नहीं होती है तो उसकी वजह से फायरर को प्रॉब्लम आती है। और अभी पोजीशन मेरी थोड़ी सी बिगड़ी थी, जहाँ पे से लास्ट जो गोली मैंने फायर की वो यहाँ आई। और सर वही सेम धूप की वजह से भी होती हैं चीज़ें। और देन अगर शिस्त अगर चेंज होती है, ये सेम शिस्त पे लगी हुई है, एक शिस्त से ये दोनों फायर किया, दूसरा शिस्त जब चेंज हुआ है तो ये हो गया। सर यहाँ पे सेंटीमीटर वाइज ग्रुपिंग देखी जाती है, मतलब एक गोली 4-5 गोलियों का अगर यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है इट मीन्स कि आपका फायर परफेक्ट है। बट अभी यहाँ पे 2 दिख रही हैं आपको। जैसा आपने अभी देखा कि जिस तरह से बच्चों को तरतीबवार एक ड्रिल ऑर्डर में ही बच्चों को वेरियस टुकड़ियों में बांटा जाता है, और जो फायरिंग रेंज है, जो अभी हथियार लाइन पोजीशन में फायरर हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, किस तरह से मिलिट्री उस्ताद की निगरानी में और एनओ सर की निगरानी में किस तरह से वो धीरे धीरे बिल्कुल ही तसल्ली बख्श और सिस्टमैटिक प्रोसीजर। इसके अलावा अगर बात करें तो हम किस किस तरीके के हथियारों को बच्चों को चलाना सिखाया जाता है सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए? एनसीसी में जो आप हथियार देख रहे हैं .22 ये बेसिक हथियार है, और एनसीसी के बच्चों को लेवल ऑफ कंपटीशन में उजागर करने के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है और मावलंकर शूटिंग कप होता है, जिसमें कि हर प्रदेश की टीम में जो हैं अच्छे जो फायरर्स हैं पूरे साल भर में तकरीबन सितंबर में और अक्टूबर के मंथ में ये दोनों इवेंट नेशनल लेवल दिल्ली या किसी मेजर मेट्रो में कंडक्ट किए जाते हैं। तो हर यूनिट की अपनी लेवल की जो तैयारी है, जो अच्छे अच्छे अपने बेस्ट फायरर हैं उनको आप अपने 10 महीनों की ट्रेनिंग जब देते रहें अराउंड द ईयर, पूरे साल भर साल, सेकेंड ईयर का बच्चा हो, फाइनल ईयर का हो और इवन जूनियर लेवल का हो, आप अपने शार्प शूटर्स को जो है ईयर मार्क करके रखते हैं, उनको एडिक्वेट प्लानिंग देते हैं, तैयारी करवाते हैं और आगे उनको नेशनल लेवल कंपटीशन पे भेजते हैं। तो एनसीसी के 10 दिवसीय कैंप के दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है उसकी भी विधिवत व्यवस्था की गई है। यहाँ पे चिकित्सक भी मौजूद हैं जो खेल कूद के दौरान, जो प्रैक्टिस के दौरान यदि किसी तरीके से कोई क्रैम्प्स आते हैं या कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उस पर जो ये पूरा स्वास्थ्य दल है वो काम करता है। बच्चों के कैंप के दौरान चीज़ें आती हैं और किस किस तरीके से आप उनका निरीक्षण करते हैं? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं ऑडियोलॉजिस्ट लवकेश गुप्ता, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट, जिला शहडोल, जिला चिकित्सालय के अंदर DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम 0 से 18 साल के बच्चों को वहाँ की स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। मैं वहाँ पे कान की जितने भी संबंधित बीमारियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो मैं देखता हूँ। कान का जांच करके उसको हम इलाज की तरफ हम ENT स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, ये मेरा काम है। जी देखिए, अभी तो जैसे कि वायरल चल रहा है इस समय, तो बहुत सारे बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार इनके ही आ रहे हैं। फिर अभी कैंप पे इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी है, खान पीन का चेंज हुआ है तो उसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को हेडेक की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कंटिन्यू उनको 1-1, 2-2 घंटे धूप में खड़े रहना पड़ रहा है। किसी को मोच आ रही है पैर में, ये सारी समस्याएं लेके आ रहे हैं। ज़्यादातर हेडेक की और स्टमक प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, वायरल, ये सब चल रहा है अभी तक। और हम यहाँ पे हमारे साथ HB टेस्ट भी हो रहा है साथ में। उसके बाद हमने फर्स्ट डे अभी सिकल सेल की भी जांच की है कुछ बच्चों की। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन 10 दिनों में सारे 750 बच्चों को कवर कर लें। उनको जो भी प्रॉब्लम है उनको उस हिसाब से मेडिसिन, सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जा रही है और अगर ऐसा कुछ लग रहा है, इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़े तो उनको हम फिर DH रेफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बच्चों की अच्छी खासी स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान और कैंप के दौरान यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है उसका भी समाधान ये पूरा दल करता है और विधिवत जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, उनके साथ भी दक्षता के साथ बच्चों की यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, बच्चों की यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है।
ताल कदम के साथ आगे बढ़ना है, अनुशासन के साथ चलना है। कुछ इन्हीं अंदाज में ये जो परेड है, बच्चों की जो बटालियन है, जो थोड़ी थोड़ी टुकड़ी है, छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ हैं, वो लगातार यहाँ पे परफॉर्मेंस करती हुई, और जो ऑब्जर्वेशन समिति हैं, जो निरीक्षण समिति के कुछ जो मुखिया हैं, उसका मूल्यांकन करते हुए। ड्रिल परेड एक अलग शब्द है और अलग अनुशासन है। कितना महत्व होता है, और एनसीसी समेत तमाम जो ऐसे सुरक्षात्मक एजेंसियां होती हैं, कितना महत्वपूर्ण। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं जो इस पूरे कैंप को लीड कर रहे हैं, जो मुखिया, उनसे बात करते हैं। सर, ड्रिल का क्या महत्व होता है और किस तरीके से जो यहाँ पे कैडेट्स हैं उनको रेडी किया जाता है? ड्रिल जो है मिलिट्री डिसिप्लिन की बेसिक बुनियाद है। यदि हम इस बुनियाद में ही कमी रखेंगे तो ये जो कैडेट 750 इस कैंप में शामिल हुए हैं, ये लाइफ लॉन्ग जो है सेल्फ डिसिप्लिन और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो इस कैडेट में तभी आएगा जब ये ड्रिल में अपने आप को बिल्कुल ही करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पोस्चर, करेक्ट संवेदनशीलता रखते हुए जब ग्राउंड पे इस ड्रिल को करेंगे। और जो स्क्वाड ड्रिल है, इसका इसलिए अहम इम्पॉर्टेंट होता है, कमांडर एक है, पीछे 60 बच्चों की टुकड़ी है। ये जो यूनिटी का जो एलिमेंट है, यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है, और जो यूनिटी का एनसीसी का सेल्फ डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन का जो मौका है, उससे इन बच्चों में जो है सुपरलेटिव क्वालिटी का अंदाज़ उजागर होता है, और ये अपनी ट्रेनिंग के दौरान और लाइफ लॉन्ग इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी आप सबने ड्रिल का एक बहुत ही लाजवाब, नायाब सैंपल देखा है। ये आपके डिसिप्लिन, आपके सेल्फ मोरल और आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन का इंडिकेटर है। आज कैंप का 5वां दिन, यानी कि कैंप का मध्य चल रहा है, और नेक्स्ट 4 दिनों में जो आप कार्रवाई सीख के जाएंगे, ये कार्रवाई आपको कॉलेज लाइफ के बाद और क्लास 10 के स्कूल लाइफ के बाद बहुत ही मेहनत और महत्वपूर्ण डायरेक्शंस देने वाली है, जो आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। जो डिसिप्लिन है और जो एनसीसी का बेसिक सेल्फ रूल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, देश की एकता में अनेकता, और कैडेट का जो डिसिप्लिन है, जब कल के दिन आप आर्मी ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और देश के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी बनेंगे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब यूनिफॉर्म फोर्स धारण करके देश की गुणवत्ता को आगे बढ़ाएंगे, तो नेशनल प्राइड, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल प्रेस्टीज, नेशनल यूनिटी और ट्राई कलर का तिरंगा ध्वज हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे उजागर होगा। तो मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इस कैंप के दौरान, और जब ये कैंप 27 तारीख को समाप्त होता है, आप एक नए किस्म का डिसिप्लिन, एक नए किस्म का जज्बा, एक नए किस्म की ऊर्जा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जो है अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अपने घर परिवार, अपने गांव और 7 एनसीसी शेड्यूल का नाम सदैव ऊपर रखेंगे। एनसीसी क्लैप शुरू कर। क्लास बैठे बैठे, हाउस योर जोश, मजा नहीं आया, हाउस योर जोश, अभी भी कम है, फुल एंड फाइनल, हाउस योर जोश, गुड, शाबाश। क्लास बैठे बैठे, सावधान, a very high moral indicator, a very good standard of parade and a very good discipline of camp. Please continue with the same spirit. मैं आशा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले 5 दिन यही जज्बा, यही डिसिप्लिन और यही गुणवत्ता मेरे एक एक कैडेट से मुझे देखने को मिलेगी। परेड, विश्राम।